ये शो की शुरुआत करते हैं और आज शो की शुरुआत आपके सवालों के साथ करेंगे। हमारे साथ पंकज मटवार जो कि एमडी हैं अपना मनी मैनेजर्स के जुड़ गए हैं। समीर शाह भी हैं, हेड ऑनलाइन बिजनेस एक्सिस सिक्योरिटीज़। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। आज शो की शुरुआत सवाल जवाब से इसीलिए हो रही है क्योंकि बहुत सारे दर्शकों के सवाल हम लेना हमसे छूट जाता है, लिहाजा आज शो की शुरुआत ही सवाल जवाब से हो रही है। और अगर दोनों मेहमान मेरे जुड़ चुके हैं मेरे साथ तो हम सवालों के ओर भी बढ़ सकते हैं और दर्शकों के सवालों को शामिल करते हैं। समीर, आपके लिए सुधांशु का सवाल हम लेंगे, सुधांशु शेखर राउत का। सुधांशु, आप फोन लाइन पर हैं मेरे साथ क्या? हाँ जी, हूँ मैं फोन लाइन में हूँ मैडम। गुड इवनिंग सर, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं गुड इवनिंग, मैं काशीपुर उत्तराखंड से बोल रहा था। बढ़िया, क्या हाल चाल सर, क्या करते हैं, कुछ बताइएगा अपने बारे में। मैं काम कर रहा हूँ, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ जी जी जी, आपने अपना पोर्टफोलियो हमें दिया हुआ है और हाँ जी। बहुत क्लैरिटी के साथ अपने अपने लक्ष्य यहाँ पर तय किए हुए हैं। 1 CR इन 10 ईयर्स। इन्वेस्को इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्वांट का लार्ज और मिड कैप है, ELSS भी है, ICICI प्रू का मैन्युफैक्चरिंग फंड है, HDFC का भी मैन्युफैक्चरिंग फंड है, GM का भी फ्लेक्सी कैप है, बैंक ऑफ इंडिया का फ्लेक्सी कैप भी है, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप, HDFC का भी स्मॉल कैप और GM का आपके पास एक लार्ज कैप है। सर, सेक्टर स्पेसिफिक पोर्टफोलियो जो आपने बनाया है उसके पीछे कोई खास वजह, मैन्युफैक्चरिंग थीम को क्या आप पकड़ कर चलते हैं, इसको ट्रैक करते हैं? इंफ्रा थीम में आपकी कोई खास दिलचस्पी? मैम ऐसा नहीं है, हम लोग 2-3 की ग्रुप है तो उसमें कभी कोई सजेशन देता है तो करते हैं, लेकिन आजकल लोग अच्छा। फंड अच्छे नहीं चल रहे हैं मैडम। तो मैं सोचा हाँ। इसको कुछ प्लस माइनस करने के लिए, इसलिए आपको ये करवाया था, मैसेज भिजवाया था। अच्छा सर, जो ये आपका ग्रुप है, इस ग्रुप में कोई आर्थिक सलाहकार है क्या, कि आप नहीं लोग नहीं, सब कोई अपने आप ही आर्थिक पढ़ सलाहकार लिखते नहीं हैं? है। लोग हाँ नहीं, हाँ, कोई मैडम कोई आर्थिक सलाहकार नहीं है। सब लोग ठीक ऐसे है। ईटी नाउ देखते हैं या कोई कोई ट्रैक करते अच्छा। हैं, उसके बीच हम्म। उनसे बातचीत करके करवाया था। अच्छा, कई बार ऐसे होता है कि जो फंड्स की रिकमेंडेशन हमारे एक्सपर्ट्स देते हैं ना सुधांशु जी, वो केस स्पेसिफिक होती है, यानी वो उस शख्स के लिए वाजिब होती है, वाजिब सलाह होती है। हर किसी पर वो सलाह लाजमी हो ये ज़रूरी नहीं है। तो कई बार जो रिकमेंडेड फंड्स होते हैं वही लोग अपने पोर्टफोलियो में डाल लेते हैं और पता चलता है कि उनके लिए वो फंड किसी काम का नहीं है। खैर, आपके लिए आपका एक्सपोजर इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स और ओवरऑल एक बेस पोर्टफोलियो में क्या क्या कमियां हैं उस पर मैं आना चाहती हूं। और समीर, मेरे ख्याल से आपके पास होगा सुधांशु जी का सवाल। देखिए, बहुत अच्छी बात है समीर कि आप में जागरूकता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को बनवाना चाहते हैं। यू हैव अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो कि रिसर्च करते हैं और तमाम तरह की जानकारी बटोर कर अपने लिए फाइनेंशियल पोर्टफोलियो भी बनाते हैं, लेकिन वो सलाह भी कितनी सही है कितनी गलत है, फिल्टर आउट करना बहुत ज़रूरी है। और ये तभी आप कर पाएंगे जब आपको खुद को इन सब चीज़ों का ज्ञान होगा। तो सुधांशु जी, पहली सलाह तो ये है कि पढ़िए, लिखिए, हमारे शो को लगातार देखिए और उसके मुताबिक आप जितना हो सके अपने ज्ञान को बढ़ाएं और अपने पोर्टफोलियो में उस सीख का अमल करें। लेकिन पोर्टफोलियो लेवल पर टोटली हम देख रहे हैं कि एक कोर पोर्टफोलियो या एलोकेशन मिस है। समीर, क्या कहेंगे आप? गुड इवनिंग कविता जी। थैंक यू सो मच, आपने मुझे आपके शो पे आमंत्रित किया। सुधांशु जी, हम पहले आपके लक्ष्य के बारे में बात करते हैं। आपने अपना लक्ष्य 1 करोड़ अगले 10 साल में इकट्ठा करने के लिए करने का रखा है। आपकी अभी जो करंट SIP 31,000 की चल रही है, अगर ये अगले 10 साल तक एवरेज 12% का एवरेज रिटर्न जनरेट करती है तो करीबन आप 71 लाख रुपए जितना इकट्ठा कर पाएंगे। तो आपके लक्ष्य और आपकी करंट इन्वेस्टमेंट में थोड़ा गैप आ रहा है। यहाँ पे अगर आपको आपका 1 करोड़ का लक्ष्य हासिल करना है तो आप सिंपल एक चीज करें, आप अपनी SIP को हर साल 10% से भी बढ़ाते हैं तो आपने जो अपने लिए लक्ष्य रखा है 1 करोड़, वो आप आराम से हासिल कर पाएंगे। अब आते हैं आपके पोर्टफोलियो पे। सो सुधांशु जी, एक अच्छी बात यह है कि आपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्स कैप सारे फंड रखे, थीमेटिक फंड भी अपने अपने पोर्टफोलियो में जोड़े हैं। बट सुधांशु जी, अगर आपको अपना पोर्टफोलियो अच्छे से मैनेज करना है तो कभी भी अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम 6 से 7 स्कीम रखे, उससे ज्यादा स्कीम रखने पर आपका इफेक्टिव मॉनिटरिंग नहीं रहता है। तो पहला सुझाव ये रहेगा कि आप अपने पोर्टफोलियो को ट्रिम डाउन करके 7 स्कीम तक लाए।
अब हम बात करते हैं आपके पोर्टफोलियो पे। आपके पोर्टफोलियो में 2 मैन्युफैक्चरिंग फंड है और एक इंफ्रा फंड है। ये तो टोटल 3 सेक्टोरियल या थीमेटिक फंड है। ये सेक्टर, जब हम सेक्टर या थीमेटिक फंड की बात करते हैं तो ये हाई रिस्क कैटेगरी में फॉल करते हैं। आमतौर पे जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि फंड मैनेजर अपना पैसा मैनेज करे, और फंड मैनेजर पोर्टफोलियो को मार्केट को बहुत अच्छी तरह से ट्रैक करते हैं। अगर उनको लगता है कोई सेक्टर अच्छा परफॉर्म करने वाला है तो वो अपने आप ही अपना एक्सपोजर वो सेक्टर में बढ़ा देते हैं। आप थीमेटिक या सेक्टोरल फंड में इन्वेस्टमेंट करके वो ओनर्स आप पे ले लेते हैं। सुझाव ये रहेगा कि आप 2 मैन्युफैक्चरिंग फंड और एक इंफ्रा फंड है, 3 में से कोई भी एक ही फंड रखे। तीनों फंड की जरूरत नहीं है पोर्टफोलियो में। पहले ये 2 फंड आप रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा, आपके पोर्टफोलियो में जेम का लार्ज कैप फंड है। यहाँ पे सुझाव ये रहेगा आप इसको निप्पॉन इंडिया के लार्ज कैप फंड के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। अगर फिर आपके पोर्टफोलियो में एक ईएलएसएस स्कीम है। सो सुधांशु जी, अगर आप ये फाइनेंशियल ईयर में आप अगर अपना रिटर्न नए टैक्स रेजिम में फाइल करने वाले हैं तो ये फंड को कैरी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इनकी एसआईपी स्टॉप करके फ्लेक्स, ये एक सुझाव रहेगा। और तो सुझाव ये रहेगा कि जेएम फ्लेक्सी कैप फंड को आप कंटिन्यू रखें और बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप को उसके साथ मर्ज कर ले। सो ये था आपको आपके पोर्टफोलियो को लेके हमारा सुझाव। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर इन्वेस्टमेंट। समीर ने यहाँ पर काफ़ी हद तक सवालों के जवाब दिए हैं। सुधांशु जी, बहुत मेजर बदलाव आपको बताए गए हैं जहाँ तक फंड मिक्स की बात है। कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप समीर को? मैम खाली एक ही चीज पूछना था। क्वांट की जी। फंड अच्छे नहीं कर रहे हैं, वो टाइम में अच्छा कर रहा था, मैं लगभग 1 साल पहले करवाया था। तो जी। क्वांट की फंड से निकल आप जाना चाहिए इकलौते क्या? नहीं हैं, बिल्कुल आप इकलौते नहीं हैं जो मेरे ख्याल से कौन के फंड्स की परफॉर्मेंस को लेकर परेशान है। अब ऐसे में देखिए समीर, 1 साल का समय तो मेरे ख्याल से पर्याप्त नहीं होता है किसी फंड में से निकलने को लेकर आप कोई निर्णय ले लें। हालांकि फेजेस में कुछ फंड्स बहुत चल जाते हैं अपनी एलोकेशंस की वजह से, अपनी स्ट्रैटेजीज़ की वजह से। क्वांट को लेकर ये इकलौते दर्शक नहीं हैं जो फंड की परफॉर्मेंस से परेशान हो। अब क्या सलाह होगी? क्या आप इनको इसमें फिर भी रुकने की सलाह देंगे, बने रहने की सलाह देंगे, या आपको लगता है कि निकला जा सकता है और 1 साल का समय तो हो ही गया है इनको? तो सुधांशु जी, पहले क्वांट की थ्योरी थोड़ी अग्रेसिव होती है। ये आमतौर पे क्वांट के फंड्स अगर आप देखोगे तो बढ़ते हुए मार्केट में अच्छा परफॉर्म करते हैं और गिरते हुए मार्केट में यहाँ पे परफॉर्मेंस में थोड़ा आपने देखा होगा कि परफॉर्मेंस बेंचमार्क को आउट परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। सो यहाँ पे सुझाव ये रहेगा, अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर है तो आप बने रहे। अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं है तो इसमें से निकल के आप जैसे आपका क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप फंड है, उसमें से आप निकल के मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। ईएलएसएस फंड के बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अब अगर आप नए टैक्स रेजिम में फाइल कर रहे हैं तो क्वांट का ईएलएसएस बंद करके फ्लेक्सी कैप में मूव कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट सुधांशु जी। किशोर परिहार फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। परिहार जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ नमस्ते मैडम, अजमेर से बोल रहा हूँ मैं। हेलो। ऑलराइट जी सर, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। आपने स्विच करने की बात पूछी है और निप्पॉन लार्ज कैप में 6,000 रुपये की और आप एसआईपी जो है करना चाहते हैं। एमएफ सेंट्रल ऐप अच्छा है या नहीं आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के लिए, ये भी आपको जानना है। तो ऐप तो बहुत बढ़िया है, आपकी पूरी म्यूचुअल फंड निवेश को लेकर जानकारी आपको एक जगह मिल पाएगी। जितना हो सके उसका उपयोग करें, उस वेबसाइट पर जाके उसे समझें। बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं सर आप? जी मैडम, एमएफ सेंटर ऐसे अच्छा ऐप है ना ये, जैसे ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपकी सारी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं म्यूचुअल फंड्स के, वो आपको मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया है वो, आप उसको इस्तेमाल में भी ला सकते हैं निवेश करने के लिए भी। अगर आपको विड्रॉ भी करना है, स्टेटमेंट्स वगैरह चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगी। लेकिन सवाल मेरा ये है आपके पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग को लेकर। स्मॉल कैप आपके पास 2 हैं, एसबीआई और निप्पॉन के। फ्लेक्सी कैप हैं आपके पास 2, जेएम निप्पॉन। मिड कैप है 1, एसबीआई का कॉन्ट्रा है, एचडीएफसी का मिड कैप है। और निप्पॉन लार्ज कैप में आप अपना निवेश जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। 12 से 15 साल रहेंगे इन सारे फंड्स में, या कम से कम इस इन्वेस्टमेंट में। इज़ दैट राइट?
जी मैडम 15 साल। ओके ओके चलिए, आपने बहुत बखूबी से लिखा है कि ओवरलैपिंग आपको अवॉइड करनी है। चलिए ठीक है। पंकज जी से मैं जुड़ती हूँ क्योंकि उनके पास आपका सवाल है। पंकज जी, देखिए, दो स्मॉल कैप में ओवरलैपिंग हो सकती है, हालांकि स्मॉल कैप का यूनिवर्स क्योंकि हम सब जानते हैं बहुत बड़ा है, तो फिर भी वो एक सवाल रह सकता है जहां पर आपको जवाब देना हो। लेकिन फ्लेक्सी कैप में तो ओवरलैपिंग यकीनन होगी ही होगी। जेएम का है इनके पास और निप्पॉन का फ्लेक्सी कैप है। दोनों ही दिग्गज फ्लेक्सी कैप हैं जो कि मोटे तौर पर लार्ज कैप बायस्ड हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए ओवरलैपिंग होना संभावित है, लेकिन फिर भी जैसे हम बात कर रहे हैं जेएम फ्लेक्सी कैप की और निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप की, दोनों की स्ट्रेटेजी काफ़ी अलग है। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप बायस्ड कह सकते हैं उसे, जिसका एलोकेशन ज़्यादा लार्ज कैप में है, लेकिन जेएम फ्लेक्सी कैप अक्सर लार्ज, मिड एंड स्मॉल सभी में एक्सपोजर रखता है। तो इस तरह से देखा जाए तो दोनों ही फंड्स अगर आपके पोर्टफोलियो में हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और स्मॉल कैप के बारे में जैसा कविता जी आपने कहा अभी, देखिए दोनों ही फंड्स अच्छे हैं, लेकिन निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जो है ये एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड है। फंड का साइज भी बहुत बड़ा है और स्टॉक भी 300 से ऊपर हैं इसके पोर्टफोलियो में। साथ ही एसबीआई स्मॉल कैप फंड जो है, इसमें स्मॉल कैप के साथ साथ मिड कैप का भी एक्सपोजर है। तो ये भी दोनों फंड्स अगर पोर्टफोलियो में हैं तो यहाँ पर भी ओवरलैपिंग काफ़ी नहीं है। वैसे तो देखिए, अगर आप 2 स्मॉल कैप लें या 2 लार्ज कैप लेंगे तो स्टॉक्स काफ़ी आपको सिमिलर मिलेंगे, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट स्टाइल अलग है, स्ट्रेटेजी अलग है, तो यहाँ पर दोनों फंड रखना भी सही रह सकता है। तो आपके पोर्टफोलियो में किशोर जी जो फंड्स हैं उनमें आप बने रह सकते हैं। ओवरलैपिंग के बारे में ज़्यादा चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है, आपके पास ऑलरेडी लार्ज कैप फंड है, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, जिसमें आप कह रहे हैं कि आपको एसआईपी अमाउंट और बढ़ाना है। आपके पास में निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड भी है। वैसे तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड बहुत अच्छा है, समीर जी ने भी रिकमेंड भी किया था पहले सवाल के उत्तर में। लेकिन किशोर जी, आपके लिए, क्योंकि आपका नजरिया 15 साल का है और ऑलरेडी लार्ज कैप में आप कर रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि जो एसआईपी अमाउंट बढ़ाना है आपको 6000 से, उसे यदि आप निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में ऐड करें तो वो बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। लॉन्ग टर्म के हिसाब से निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट किया जा सकता है लार्ज कैप के बजाय। दूसरी बात यह है, आपके एमएफ सेंट्रल ऐप को लेकर, वो तो कविता जी ने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया और मैं बिल्कुल सहमत हूं कविता जी की बात से। अच्छा ऐप है, आप इसके थ्रू निवेश कर सकते हैं, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। जहां तक टारगेट का सवाल है, 24,000 की एसआईपी आप करेंगे, मतलब 18,000 की कर रहे हैं, 6,000 आप और ऐड करने की बात कर रहे हैं, तो 24,000 रुपीज की यदि एसआईपी होती है आपकी, तो 15 साल में आप करीब 1,14,00,000 रुपया इकट्ठा कर पाएंगे, यदि हम 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ मानकर चलें। तो ये बात है, लेकिन मैं कहूंगा कि आपको स्टेप अप करना चाहिए। अगर 10% से स्टेप अप कर लेते हैं, हर साल अपने एसआईपी अमाउंट और बढ़ाते रहते हैं 10% से आप, तो वहीं 15 साल में करीब करीब 2 करोड़ रुपए आप इकट्ठा कर पाएंगे। 1.98 करोड़ आ रहा है कैलकुलेशन में, तो लगभग 2 करोड़ रुपए हो जाते हैं। तो स्टेप अप जरूर कीजिए, बदलाव की ज्यादा जरूरत नहीं है। सिर्फ एसआईपी जो है, मेरे हिसाब से आप निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में बढ़ाएं, या पूरा नहीं तो थोड़ा उसमें बढ़ा लें, थोड़ा आप लार्ज कैप में कर लें। ये मेरा सुझाव है आपके लिए। ऑलराइट, चलिए किशोर जी, आप हैं क्या मेरे साथ फोन लाइन पर? चलिए, मेरे ख्याल से ये फ़ोन लाइन पर हमारे साथ नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इनको सलाह समझ में आ गई। और अगर नहीं आई है किशोर जी, इसके बावजूद भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो ये हमारा जो शो है वो हमारे चैनल के यूट्यूब पर भी जाता है। अपने सवाल आप हमें वहाँ पर छोड़ सकते हैं। भागीरथ मिश्रा जी का सवाल मैं लूँगी। समीर, आपके पास होगा इनका सवाल शायद। नमस्कार मिश्रा जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? नमस्कार मैम, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। ऑलराइट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं आप, एनपीएस में 25,000 डाल रही हैं और 24 लाख उसकी वैल्यू हो गई है, मुबारकबाद। बेटी के नाम से 5,000 रुपये की सुकन्या समृद्धि भी आप शुरू करना चाहते हैं। बेटे के एजुकेशन के लिए भी आपको चाहिए 1.5 से 2 करोड़ रुपए 15 से 16 साल में, और अपनी एसआईपी की अमाउंट आप बढ़ाएंगे। ऑलराइट, डिटेल्स मेरे पास काफ़ी हैं। कुछ और आपको ऐड करना है? फिलहाल 10,500 की एसआईपी चल रही है आपकी, इज़ दैट राइट? जी मैम। ओके, किसने रेकमेंड किए हैं आपको फंड्स? क्योंकि फंड सारे ही बहुत अच्छे हैं मिश्रा जी।
मैंने ऐसे ही मतलब आप लोगों के वीडियो वगैरह देख के ही मैंने सारे चुने हैं। ओके, ऑलराइट, गुड जॉब। समीर। तो भागीरथ जी, पहले हम आपके लक्ष्य के बारे में बात करके करते हैं। आपको 1.5 से 2 करोड़ का कॉर्पस बनाना है अगले 15 से 16 साल में। आपकी जो अभी करंट एसआईपी 10,500 की चल रही है, 16 साल में 16 साल अगर ये कंटिन्यू रहती है और एवरेज अगर आपका पोर्टफोलियो 12% से रिटर्न जनरेट करता है तो करीबन 61 लाख रुपीस तक का आपका फंड इकट्ठा हो जाएगा। बट अगर आप यही एसआईपी हर साल 10% से आप बढ़ाते हैं तो आप आपने जो अपने लिए लक्ष्य रखा है 1.5 करोड़ का, वो आप आराम से हासिल कर पाएंगे। सो ये पहला था। दूसरा, आपको इस ये एसआईपी के साथ साथ आपको जो अभी करंट एसआईपी चल रही है 10,500, उसके साथ साथ आपको भी अपनी एसआईपी अमाउंट बढ़ा के 4,500 रुपए से बढ़ा के 15,000 करनी पड़ेगी। 15,000 प्लस 10% एनुअल स्टेपअप से आपने अपने लिए जो 1.5 करोड़ का गोल रखा है वो आप आराम से हासिल कर पाएंगे। अब हम आपके पोर्टफोलियो के बारे में बात करते हैं। कविता जी ने बहुत सही से बताया कि आपका पोर्टफोलियो में सारे फंड का सिलेक्शन बहुत सही है। सिर्फ एक चीज की जो कमी दिख रही है वो मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगा कि आपके पोर्टफोलियो में डेडिकेटेड लार्ज कैप फंड नहीं है। आमतौर पे सुझाव ये रहता है कि आपके पोर्टफोलियो में एक डेडिकेटेड लार्ज कैप फंड होने से पोर्टफोलियो काफी बैलेंस रहता है। सो सुझाव ये रहेगा कि आगे जाके आप अपने पोर्टफोलियो में एक डेडिकेटेड लार्ज कैप फंड जरूर ऐड करें। मिश्रा जी, कोई सवाल आपने पूछना है समीर से? जी जी, मैं ये कह रहा था कि जैसे सर ने अभी सजेस्ट किया कि 4,500 का हमें एसआईपी बढ़ानी है, 15,000 करना है, हम्म। तो 4,500 का हम कोई लार्ज कैप में डाल लें तो सर कोई फंड सजेस्ट करेंगे? समीर। लार्ज आप लार्ज कैप में दो फंड है, निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड, दो में से कोई भी फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी निपॉन इंडिया का एक फंड है तो सुझाव ये रहेगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड आप अपने फंड में आपके पोर्टफोलियो में ऐड करें। ऑल द बेस्ट मिश्रा जी। आगे बढ़ते हैं और मंतोष सरकार जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ नमस्कार मैडम। कहाँ से बोल रहे हो सर आप? हाँ, मैं सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। ओके, फंड्स चेक करवा लेंगे आपके हमारे एक्सपर्ट से। और ये एसआईपी आप कितनी बढ़ाना चाहते हैं? आपने लमसम भी कर रखा है 3-3 लाख रुपए, क्वांट के स्मॉल कैप में, यूटीआई के लार्ज एंड मिड कैप में। ओके, बाकी आपकी स्मॉल कैप में एसआईपी चल रही है, 2 मिड कैप में चल रही है और एक और 2 स्मॉल कैप और 2 मिड कैप में चल रही है। सर, कोई खास वजह आपने प्योर ब्लू चिप नहीं रखा है अपने पोर्टफोलियो में? आपने लार्ज एंड मिड कैप रखा है लेकिन प्योर लार्ज कैप को लेके कोई एक्सपोजर नहीं है, कोई खास वजह है? वजह वही है क्योंकि मैं रिस्क ले सकता हूँ। लॉन्ग टर्म में मेरा 15 इयर्स का टाइम है और मेरा जो गोल है वो मैं दिया हूँ 5 ईयर का। रेट्स की बात की? हाँ मैडम। ओके। हेलो। हाँ, नहीं, रीट्स भी आप ले सकते हैं लेकिन उससे पहले जो आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में इतना मिड कैप और स्मॉल कैप है कि वॉल्टिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि ये दोनों कैटेगरीज में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है। पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी के लिए लार्ज कैप भी होना बहुत ज़रूरी है, अच्छी खासी मात्रा में। जो फिलहाल आपके पास है लार्ज एंड मिड कैप के तौर पर है, उसमें भी आपके पास लार्ज कैप का एक्सपोजर होगा लेकिन उतना नहीं जितना आपको ज़रूरत हो शायद अपनी स्टेबिलिटी के लिए। मेरे ख्याल से पंकज जी के पास ये सवाल है, उन्हीं से समझते हैं इसको और बेहतर तरीके से। सर, एक प्योर लार्ज कैप की जगह कितनी ज़रूरी होती है आपके पोर्टफोलियो में? आप चाहें तो उसको पैसिव तरीके से ले लें, आप चाहें तो उसको एक्टिव तरीके से भी ले लें, लेकिन माहौल ऐसा है कि लार्ज कैप में अपने निवेश को आप बढ़ाएं या रखें, वो वाला सवाल नहीं है। रूल वाइज आपके पास लार्ज कैप स्टेबिलिटी के लिए होना चाहिए, ये कितना अहम होगा? बिल्कुल बहुत जरूरी है, क्योंकि गिरते मार्केट में हम देखते हैं कि स्मॉल कैप मिड कैप ज्यादा गिरावट दर्ज कराते हैं और ऐसे में अक्सर निवेशक फिर घबराकर कई बार मार्केट छोड़कर भी चले जाते हैं। तो इसके लिए स्टेबिलिटी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब मार्केट में गिरावट होती है तो लार्ज कैप में गिरावट थोड़ी कम देखने को मिलती है। तो एक तो स्टेबिलिटी के लिए भी सही है। दूसरी बात कविता जी, मैं ये भी कहूंगा कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेशक बात करते हैं कि स्मॉल कैप बेटर परफॉर्म करते हैं, तो ऐसा नहीं है। हमेशा आप देखेंगे ये टाइम टाइम की बात होती है। किसी वक्त पर हम देखते हैं कि लार्ज कैप में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है, कभी स्मॉल कैप में मिलती है, कभी मिड कैप में। तो आपके पोर्टफोलियो में यदि सभी तरह के मार्केट कैप्स, सभी तरह के सेक्टर्स होंगे तो आपको बेटर वेल्थ क्रिएशन
देखने को मिलेगी। और मैं तो ये कहूंगा कि स्टेबिलिटी के हिसाब से अगर बात की जाए तो लार्ज कैप में आपका एक्सपोजर ज्यादा होना चाहिए। अगर आप 100 रुपए निवेश कर रहे हैं तो यदि 50% आपका लार्ज कैप में हो, बाकी का मिड और स्मॉल कैप में हो तो और बेहतर होगा। तो मोहनतोष जी, आपके सवाल पे मैं आता हूं। जो आपने कहा कि आपका नजरिया लंबा है, 15 साल का होराइजन है और साथ में आप रिस्क ले सकते हैं। फिर भी देखिए, आप एक्सिस स्मॉल कैप फंड में एसआईपी कर रहे हैं, आप टाटा स्मॉल कैप फंड में एसआईपी कर रहे हैं और साथ में आपने क्वांट स्मॉल कैप फंड में 3 लाख रुपए लमसम भी किए हुए हैं। तो मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो काफी अग्रेसिव है। साथ ही मिड कैप फंड में भी आपका अच्छा खासा एक्सपोजर है। तो एक तो ये जरूर है कि आपको लार्ज कैप ऐड करना चाहिए, और आप एक्टिव फंड करना चाहें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड इसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। और यदि आप पैसिव फंड करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, पैसिव फंड भी कंसिडर किया जा सकता है। और मैं तो ये कहूंगा कि एक निवेशक लार्ज कैप में दोनों एक्टिव और पैसिव दोनों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकता है। दोनों की अपने अपनी खूबियां हैं। तो पैसिव फंड में एचडीएफसी निफ्टी 50 फंड, इंडेक्स फंड कंसिडर किया जा सकता है। तो एक्टिव फंड में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप और पैसिव में मैंने कहा एचडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो इन दोनों फंड में से कोई एक फंड आप रख लें, या दोनों भी रख सकते हैं। स्मॉल कैप में मेरी सलाह होगी कि एक्सपोजर थोड़ा कम कीजिए। आप टाटा स्मॉल कैप फंड में जो 10,000 की एसआईपी कर रहे हैं उसे 5,000 कर दें, और 5,000 रुपए जो है उसमें बचेंगे उसे आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड जो आपके पास है उसमें ऐड कर दें। तो जो एक्सपोजर है आपका मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, ये जरूर कर लें। तो एक तो लार्ज कैप, मिड कैप के और स्मॉल कैप के बीच में आपका जो बैलेंस है ये सही होगा इससे। और दूसरी बात ये भी है कि फंड की परफॉर्मेंस के हिसाब से भी मैं कहूंगा कि ये बेहतर रहेगा। जहां तक टारगेट का सवाल है, 24,500 की एसआईपी और 6 लाख का जो लमसम ने इन्वेस्ट किया हुआ है, जो उसकी वैल्यू है अभी, उस हिसाब से हम देखें तो 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ के हिसाब से 15 साल में करीब 1.5 करोड़ रुपया ही इकट्ठा हो सकता है। आपका टारगेट है 5 करोड़, तो काफी बड़ा गैप है। अगर मैं कैलकुलेशन के हिसाब से बताऊं तो आपको 56,000 रुपया महीना निवेश करना चाहिए। जो एसआईपी है 56,000 करनी चाहिए, और उसे 10% से स्टेप अप भी करना चाहिए हर साल। अब मुझे नहीं पता कि आप कितना भी कर पाएंगे, लेकिन जो आपने टारगेट लिया है उसके लिए ये करना होगा, तब ये अचीव हो सकता है। अदरवाइज समय ज्यादा लगेगा आपको अचीव करने के लिए। तो इन शॉर्ट राय ये है कि जितना मुमकिन हो उतना तो बढ़ा ही लें और फिर स्टेप अप भी करें। फिर हम उम्मीद करते हैं कि आप अपना टारगेट जो है उसे अचीव कर पाएं। ऑलराइट, चलिए मंतोष जी, कुछ और सवाल आपने पूछने हैं पंकज जी से? ठीक है, थैंक यू। ओके, ऑलराइट, ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल प्रकाश जी का लेते हैं। क्या प्रकाश जी फोन लाइन पर है मेरे साथ? प्रकाश जी यहाँ पे शायद यूट्यूब से सवाल पूछा है इन्होंने। गाइडेंस चाहिए इनको अपने पोर्टफोलियो में, करंट पोर्टफोलियो में। समीर, मेरे ख्याल से आपके पास है ये सवाल। हाँ कविता जी। ओके, सो इन्होंने बहुत सारे फंड्स दे रखे हैं एक्चुअली। पिछले 1 साल से निवेश कर रहे हैं, 10% ऐसे स्टेप अप भी करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट 1 से 2 लाख रुपए लमसम भी करना चाहते हैं। 2 CR इन 15 ईयर्स। ये साउथ कोरिया में है फ़िलहाल, और इसीलिए शायद फ़ोन लाइन पे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। इन्होंने अपने मैसेज में लिखा हुआ है। करंट पोर्टफोलियो में ये 16 फंड हैं जो मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्या मैं सही पढ़ रही हूँ? आई थिंक अ पार्ट ऑफ इट कुड बी लमसम एंड पार्ट ऑफ इट, या उन्होंने अलग अलग डिटेल्स, सेम डिटेल्स दे रखी हैं बट एक में फिगर है एक में फिगर नहीं है। समीर? कविता जी, उन्होंने अपना पोर्टफोलियो सिंप्लिसिटी के लिए एसआईपी का अलग करके अपने को दिया हुआ है, अलग और करके वही हाँ फंड भेजा का हुआ है। हाँ, और वही नाम दे फंड रखा है, उन्होंने राइट। नीचे सामने रखा हुआ है। अब या हम राइट। उनके फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं तो 22,000 रुपीज का करंट एसआईपी चल रहा है। अगर वो 15 साल तक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं और 12% से अगर एवरेज रिटर्न जनरेट होता है तो करीबन 1 करोड़ 11 लाख रुपए इकट्ठा कर पाएंगे। हालांकि उनको 10% स्टेप अप करने में भी इंटरेस्ट है, तो अगर वो अपनी एसआईपी हर साल 10% से बढ़ाते हैं तो करीबन 1 करोड़ 91 लाख रुपए इकट्ठा कर पाएंगे। सो ही बी वेरी क्लोज टू हिज टारगेट। तो थोड़ा अमाउंट बढ़ाने से वो अपने टारगेट 25,000 तक का अगर एसआईपी करते हो 10% से बढ़ाते तो आराम से उन्होंने जो 2 करोड़ का लक्ष्य रखा है आसाम हासिल हो जाएगा। अब हम पोर्टफोलियो पे आते हैं तो पोर्टफोलियो में उनके पोर्टफोलियो में 3 मिड कैप फंड है। हालांकि तीनों तीन अच्छे परफॉर्मिंग फंड है, बट 3 फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो पोर्टफोलियो में काफी ओवरलैप होता है।
सुझाव ये रहेगा कि आप ये तीन मिड कैप की बजाय एक मिड कैप रखे। मोतीलाल ओसवाल, हालांकि तीनों तीन अच्छे परफॉर्मिंग है, मोतीलाल ओसवाल ये कैटेगरी में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसमें रखे, और बाकी के दो में आप चाहे तो उसको स्टॉप करके बाकी का फंड वहां पे स्विच कर सकते हैं। दूसरा, उनके पोर्टफोलियो में दो स्मॉल कैप फंड है, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड है और क्वांट का स्मॉल कैप फंड है। सुझाव ये रहेगा कि अगर उनके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत हाई है, तो क्वांट स्मॉल कैप में बने रहे, अदरवाइज यहाँ पे स्टॉप करके निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में वो उसके साथ मर्ज कर सकते हैं। पोर्टफोलियो का एक पॉजिटिव साइड ये है कि उनका पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है, लार्ज कैप भी है, स्मॉल कैप भी है, फ्लेक्स कैप भी है और मिड कैप है। आमतौर पे हम ये सारे कंपोनेंट देखते हैं और सारे कंपोनेंट उनके पोर्टफोलियो में है। तो पोर्टफोलियो काफी अच्छा डिजाइन किया हुआ है, सारे कैटेगरी के फंड है, बट सिर्फ ओवरलैपिंग का इश्यू है। 3 मिड कैप है और 2 स्मॉल कैप है। पोर्टफोलियो काफी एग्रेसिव हो रहा है। सुझाव ये रहेगा कि हो सके तब तक लार्ज कैप में थोड़ा एक्सपोजर बढ़ाए और मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में से एक्सपोजर थोड़ा कम करे, ताकि पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी आए और वेल बैलेंस अप्रोच रहे। सो विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट प्रकाश जी, आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं और शो का अगला सवाल एसके मिश्रा जी का हम लेंगे। और पंकज जी, आपके पास होगा इनका सवाल क्या? इन्होंने फंड्स के नाम दे रखे हैं, एसबीआई स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, मल्टी कैप, निपॉन इंडिया लार्ज कैप। 12,000 की एसआईपी कर रहे हैं, 25 लाख बच्चों की शादी के लिए 2028 तक इनको चाहिए। 51 साल की इनकी उम्र है। कविता जी, अगर 28 में चाहिए तो मतलब 3 साल ही बचे हैं और स्मॉल कैप में एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। वैसे भी हाँ, देखिए, हम तो कहेंगे कि 3 साल के हिसाब से तो इक्विटी में भी पूरा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आइडिया तो ये होता है कि आप जब पैसा एक्यूमुलेट कर रहे हो तो इक्विटी में करें, लेकिन जब गोल के नजदीक हो तो आपका एलोकेशन ज्यादा डेट में या हाइब्रिड में होना चाहिए। और यहाँ पर बात हो रही है कि 3 साल के बाद में पूरा इन्वेस्टमेंट इक्विटी में है, एसआईपी भी इक्विटी में है, लमसम जो किया है वो भी इक्विटी में ज्यादा है, पूरा ही है। तो यहाँ पर तो बदलाव की जरूरत है ही है। पहली बात, अगर हम 12% के CAGR पर कैलकुलेशन करें यहाँ पर, तो इनका 6 लाख का जो इन्वेस्टमेंट अभी है और 12,000 की SIP यहाँ पर हो रही है, उसके हिसाब से तो 13 लाख रुपए ही इकट्ठा हो सकते हैं अगले 3 साल में। और बात कर रहे हैं 25 लाख की, 25 लाख और 13 लाख में मतलब आपको डबल करना होगा। तो जो SIP है उसे बढ़ाकर यदि 40,000 रुपीज पर मंथ की करेंगे, तब जाके 25 लाख की उम्मीद रख सकते हैं। तो काफी बड़ा गैप है। दूसरी बात, मैंने कहा कैलकुलेशन के लिए 12%, बट अगर आप ना निवेश जो है वो इक्विटी की बजाय हाइब्रिड या डेट में करेंगे तो रिटर्न थोड़े और भी कम हो सकते हैं। और वो जो मैं आपको जरूर कहूंगा कि करना चाहिए, इतना ज्यादा रिस्क सही नहीं है, वो भी जब बच्चों की शादी के लिए आपको पैसे चाहिए 3 साल के बाद में। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कुछ बदलाव करें, और फंड्स के नाम बता रहा हूं जहां आपको निवेश करना चाहिए स्मॉल कैप के बजाय। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का एसेट एलोकेटर फंड ऑफ फंड, व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड और SBI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, ये कुछ हाइब्रिड फंड्स हैं जिनमें आप निवेश कर सकते हैं, इन्हीं में SIP कर सकते हैं। और अगर चाहे भी तो पोर्टफोलियो में जो आपके पास लार्ज कैप फंड है, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, उसमें एक बार को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, इन फंड में तो आपको बिल्कुल SIP रोक देनी चाहिए। और जो लमसम पैसा आपका है वो आपने बताया नहीं किस किस स्कीम से मिलकर बना हुआ है, पर उसमें जो भी एक्सपोजर है स्मॉल कैप का, मिड कैप का, उससे आप जो फंड्स मैंने सजेस्ट किए हैं हाइब्रिड फंड, उनमें स्विच कर लेंगे तो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। चलिए, मेरे साथ है नहीं फिलहाल SK साहब फ़ोन लाइन पर, लेकिन उम्मीद करते हैं कि उनको आपकी सलाह समझ में आई हो और वो अमल करें। कुछ पूछना हो तो अपना सवाल SK जी आप वापस हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ समीर आपका, पंकज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय दिया और दर्शकों की लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग की, उनके सभी सवालों के जवाब दिए। और दर्शकों के लिए भी फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक तो लेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाए उससे पहले आपको छोड़े जा रही हूँ हमारे WhatsApp नंबर के साथ, ताकि आप अपने सवाल हम तक पहुँचाइए। सवाल क्लियरली लिखिएगा अपनी सारी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिटेल्स के साथ, ताकि हमारे एक्सपर्ट के पास आपकी फाइनेंशियल फ्यूचर को प्लान करने को लेकर तमाम जानकारियाँ मौजूद हो। मिलती हूँ ब्रेक के बाद।